हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया जीके जीएस बुक जो है TRE1 TRE2 TRE3 में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो आज ज्योग्राफी का ज्योग्राफी का चौथा क्लास है, 3 क्लास पहले हो चुके हैं। तो चलिए बुक पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं जहाँ से छोड़े थे। प्राकृतिक आपदाएं से देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रवण नहीं है? निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रवण नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? बी नंबर, पूर्वी घाट। ये क्वेश्चन TRE2 में पूछा गया है। कम खड़ी ढलानों के कारण पूर्वी घाट का कम भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। भूकंपीय घटना के दौरान तीव्र ढलानों के नीचे खिसकने का संभावना अधिक होती है, जो हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी को भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र बनाता है। यानी पश्चिमी कहते हैं हिमालय वाले क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र बनाता है, उत्तर पूर्वी और क्या हिमालय क्षेत्र को। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? सबसे अधिक प्रभावित है क्या? मालाबार होगा, कोरोमंडल होगा, कोंकण होगा, उपयुक्त एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा कोरोमंडल हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? मालाबार तट है या कोरोमंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का अक्सर बहुत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के घने आबादी वाले डेल्टा क्षेत्र अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होते हैं, जिससे जान माल को बहुत नुकसान होता है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर आते हैं। कभी कभी चक्रवात जो है पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश के तटों पर आते हैं। कोरोमंडल तट की अधिकांश वर्षा अवसादों और चक्रवातों से होती है। अवसादों और कितना है? चक्रवातों से होती है। कोरोमंडल पर अधिकांश जो वर्षा होती है अवसादों और चक्रवातों से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई, वनरोपण, वनोन्मूलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वन रोपण। वन रोपण करके जो है बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जन धन की हानि से बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूत से जकड़े रखती हैं, इस कारण अफवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव में कमी आती है
और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। क्या होता है? बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चट्टान सेल और मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन है। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? काली मिट्टी से भरा है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, गंगा का मैदान जो है ये जलोढ़ मिट्टी से भरा है। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी, किस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी माना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटाश, चूना, पोटाश हो गया चूना, पोटाश, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर, पुराना जलोढ़ और खादर, नया जलोढ़ मिट्टी में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त इसमें, क्योंकि कर्नाटक में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती। क्या आता है? कहाँ? फिर से बताए, महाराष्ट्र में पाया जाता है, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगूर नाम से भी जाना जाता है, चरनोजम आदि नामों से भी जाना जाता है। याद रखना, पहले तो आप लोग जान चुके होंगे, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता, और दूसरा है काली मिट्टी या चरनोजम मिट्टी या चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, लोहा हो गया, चूना हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। इसका जो आंसर हो जाएगा, मेघालय राज्य में सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। उपयुक्त विकल्पों में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टियाँ क्रमशः लोह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र, असम में पाए जाते हैं। केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम में पाई जाती है। जब मृदा अधिक क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए?
कार्बनिक पदार्थ, बिना बिना बुझा चूना, केलामाइन का घोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा कार्बनिक पदार्थ। आंसर क्या आ जाएगा? कार्बनिक पदार्थ। अम्लीय मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है तो अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयन की अधिकता हो तो मिट्टी क्षारीय होती। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है नियतिवादी विचारधारा से, संभाववादी धारा से, वैज्ञानिक विचारधारा से। टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध परियोजना संभावित विचारधारा से संबंधित है। संभाववादी विचारधारा से संबंधित। मानव भूगोल में संभाववाद एक ऐसे संप्रदाय स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, प्रवाहित मिट्टी, वनस्पति एवं अस्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रहा। इससे उनका विकास भी हुआ। गौरतलब है कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेरो ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति ने खंडक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली उपयुक्त एक से अधिक? सिंचाई याद रखना, सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई की प्रमुख परंपराएं आधुनिक विधियां निम्न है। पारंपरिक सिंचाई विधियां जैसे देखते हैं खंडक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहट तथा मोट प्रणाली। आधुनिक सिंचाई में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली। अतः स्पष्ट है कि ड्रिप
सिंचाई प्रणाली सिंचाई पारंपरिक विधि नहीं है। आगे देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर जो होगा बी होगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित? दामोदर घाटी परियोजना जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल हैं। गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्या कोसी है, गंडक है, सोन है, उपयुक्त से अधिक बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखना क्या हो जाएगा, कोसी नदी। क्या है, दक्षिण से क्या बोलते, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, वो भी दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोन नदी। गंगा की दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना 1376 किलोमीटर। गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी यमुना नदी 1376 है, से बड़ी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण कराती है। 1954 याद रखना क्या आता है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? किनके बीच? भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन, भारत और नेपाल, फिर से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और नेपाल। क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल। भारत और क्या हो जाएगा, नेपाल। कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1949 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हुई कुशेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शौक कहा जाता है। इसका अगला जो है अगला वीडियो बना